स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए उनके मुख्य उद्देश्य क्या थे। बेसिकली उसमें कौन से सामाजिक समूह थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके क्या आदर्श थे और उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। तो लगभग इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कई बार नहीं दे पाते, लेकिन इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, फिर आपके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से सामाजिक समूह थे। तो जो पहला समूह था वो था गांव में संपन्न किसान समुदाय, जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट इसमें काफी ज्यादा सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया, क्योंकि 1929 में आपको ध्यान होगा कि विश्वव्यापी मंदी आई थी, जिसकी वजह से उत्पादन भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और जो उत्पादन था उसकी कीमतें नहीं मिल रही थी। तो समस्याएं इनके साथ भी देखने को मिली, क्योंकि जो व्यावसायिक फसल थे उसमें उनकी मंदी के कारण कीमतें नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से अगर उनकी आय नहीं होगी तो सरकारी लगान कहाँ से चुकाएंगे। तो ये समस्या इनके लिए आ गई। सरकार लगान कम करने को तैयार तैयार नहीं थी और चारों तरफ असंतोष था और संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़-चढ़ कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को भी बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ डांडी मार्च के साथ और उसके बाद जो घटनाक्रम रहे, तो इस समुदाय ने भी, जो बेसिकली गुजरात के पट्टीदार और जो उत्तर प्रदेश के जाट थे, तो इन्होंने भी इसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने पूरे ग्रुप के को आह्वान किया कि आप इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। लेकिन चूंकि 1931 में जब ये आंदोलन वापस से ले लिया गया, लेकिन जो इनकी समस्याएं थी उसका एक्चुअल में कोई समाधान नहीं हो पाया, इससे इनको बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने बहुतों ने तो हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो जो पहला हमने पॉइंट देखा कि इसमें कौन से समूह थे, तो वो थे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट। और हमने देखा कि इनकी जो बेसिकली व्यावसायिक फसलों के उत्पादन जो कर रहे थे उसकी कीमतें नहीं मिल पा रही थी और इसकी वजह से लगान चुकाने में या सरकार को जो टैक्स देना था उसमें इनको काफी दिक्कत आ रही थी। अगला जो समूह था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया वो थे गरीब किसान। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों के पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नकद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टीदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि जो छोटे किसान थे वो जमीन किराए पर लेकर उस पर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो मंदी आई 1929 में, बेसिकली वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही मंदी का जो क्रम था धीरे धीरे शुरू हो गया था, लेकिन 29 को काफी बड़े लेवल पर मंदी दिखाई दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी आमदनी गिरने लगी। अब जो उन्होंने जमीनें ले रखी हैं पट्टे पर, उसका किराया भी देना था, तो जब आमदनी नहीं हुई तो किराया कहाँ से दें। तो इसीलिए वो चाहते थे कि जो आंदोलन हो रहा है जो सरकार के खिलाफ, तो उनको भी उसमें काफी जो उनकी जो दिक्कतें हैं उसमें सहूलियत मिले। तो वहीं महामंदी लंबी खींची और नकद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टीदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि जब उनकी खुद की आमदनी होगी तो बेसिकली वो देंगे कहाँ से। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था, जो लगभग समाज के निचले तबके की बात करते थे, गरीब किसानों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे। तो उनसे भी ये जुड़े हुए थे ताकि इनके लिए कुछ हेल्प हो सके। और अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने से प्राय हिचकिचाती थी। एक्चुअली ये कांग्रेस पार्टी चूंकि सबकी पार्टी थी, लेकिन दिक्कत ये था कि जब एक समूह किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती थी, उनकी मांगे रखती थी, तो दूसरा समूह से नाराज हो जाता था। तो इसलिए जो भाड़ा विरोधी आंदोलन हुआ तो उसमें उनको समर्थन देने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि जब इनके साथ खड़े होंगे तो वो कहेंगे कि हमारे लिए काम नहीं कर रहे। तो कांग्रेस की ये दिक्कतें थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। तो इसलिए जो गरीब किसान था और जो कांग्रेस पार्टी थी, तो जब कोई काम वगैरह की जब बात आती थी तो कई बार पार्टी उलझन में पड़ जाती थी कि वो क्या डिसीजन ले। अगला जो समूह था जो इसमें पार्टिसिपेट किया वो थे व्यवसायी वर्ग।
व्यवसायी वर्ग इस पर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि कई बार इस पर ना सेपरेट क्वेश्चन आता है, सिर्फ इसी पॉइंट पर क्वेश्चन कर देता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे ताकि आपको याद रहे और पेपर में लिखना आपके लिए आसान हो। तो व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन भी किया है जिसका हम आंसर ढूंढेंगे इसमें। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ध्यान रखें कि चूंकि अंग्रेज जो थे विश्व युद्ध में बिजी हो गए, पहले विश्व युद्ध में जो देश के अंदर भी जो कई औद्योगिक चीजों की डिमांड थी उसकी पूर्ति हमारे भारतीय जो उद्योगपति थे उन्होंने किया, और यहाँ तक कि अंग्रेजों की भी वर्ल्ड वार से संबंधित जो डिमांड थी उसकी भी उन्होंने पूर्ति की, तो इन्होंने को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। तो वहीं कह रहा है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। बिल्कुल, वो तो चाहते थे कि उनकी जो कारोबार है वो चलता रहे, और अगर अंग्रेजी सरकार जो है वो कई बार वो अपना प्रॉफिट चाहती थी तो कई बार इनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करती थी। तो चाहते थे कि अगर मान लीजिए कि ब्रिटिश सरकार न रहे या अपनी स्वराज आ जाएगा तो नो डाउट कि इनको काफी ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए जब भी इस तरह के कोई आंदोलन हुए तो अपनी मांगों को लेकर ही उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो वहीं कह रहे कि अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। क्योंकि स्टर्लिंग जो विदेशी मुद्रा थी तो उसका जो रेशियो था वो थोड़ा बराबर नहीं बैठता था, जिसकी वजह से इनको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा था। तो इसीलिए कह रहा है कि विदेशी विनिमय जो अनुपात था उसमें बदलाव चाहते हैं जिससे आयात में कमी आ जाए। सो व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यानी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेट मीन्स फिक्की की स्थापना की। इसको याद रखें, कई बार 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेट मीन्स इसको फिक्की के नाम से जानते हैं शॉर्ट रूप में, उसकी स्थापना का गठन किया। इसमें जो मेन लोग थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। और इसीलिए चूंकि जो व्यावसायिक वर्ग है तो उसके क्या लाभ थे, व्यावसायिक वर्ग तो अपने हिसाब से सोचेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, अंग्रेजी सरकार उनके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि उनकी भी अपनी कंपनियां थी। अंग्रेजों का तो मेन पर्पज था ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट, जो व्यापार के कारण आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो भारतीय उद्योगपतियों के लिए भी समस्या क्रिएट करते थे। इसीलिए जब भी उनके खिलाफ कोई आंदोलन हुआ तो हमारे जो उद्योगपति थे इनका भी इसमें साथ रहा, क्योंकि उनके न रहने से इनका ही फायदा था या प्रॉफिट था। तो उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि भी चाहते थे कि जो हमारा स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जाए, या जो भारतीय कंपनियां या उद्योगपति जो प्रोडक्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी जो कर सकते थे और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर अंग्रेज यहाँ नहीं रहेंगे तो इसका सीधा फायदा भारतीय व्यापारियों उद्योगपतियों को होता और एकदम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुकावट के इनका व्यापार आगे चलता। इसीलिए चाहते थे कि ब्रिटिश राज खत्म होना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे, क्योंकि उन चीजों से उनको दिक्कत थी जो कहीं ना कहीं उनके उद्योगों में रुकावट पैदा कर सकते थे। तो वो चाहते थे कि उनका उद्योग व्यापार जो है चलता रहे और कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कि उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो, उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़े, कोई हड़ताल करे या उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन करे। तो व्यापारियों के अपने हित थे जिसकी वजह से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और देखते थे कि अगर ब्रिटिश राज खत्म होता है तो कैसे उनका जो व्यापार है वो काफी फलेगा फूलेगा और निर्बाध ढंग से चलेगा। तो अभी हमने किस पर डिस्कस की, व्यापारी वर्ग पर। अगला जो वर्ग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, भाग लिया, वो था औद्योगिक श्रमिक। जो
फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी अपनी समस्याएं थी और लगभग इनका योगदान हर आंदोलन में रहा, क्योंकि जब भी हम किसी आंदोलन की बात करते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक की, धरना दिया, काम बंद कर दिया, तो इनका हमेशा योगदान रहा। तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। इसमें ज़्यादातर जो भागीदारी रही वो नागपुर के श्रमिकों की रही। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से भटकने लगे थे। जो मैंने आपको बताया कि समस्या ये थी कि मजदूरों के ऊपर जो उद्योगपति थे या कल कारखानों के मालिक थे, तो मजदूरों की अपनी समस्याएं थी, वो डिमांड करते थे कल कारखाने के मालिकों से। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उनके खिलाफ ये भी कई बार विद्रोह कर देते थे। तो जब उनकी मांगे कांग्रेस पार्टी मानती थी तो फिर वो मजदूरों के हित में नहीं था, और अगर मजदूरों की बात कांग्रेस पार्टी जब मानती थी तो फिर वो बड़े बड़े उद्योगपति जो मालिक थे उनके हित में नहीं था। तो ये जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा, ये समस्याएं कांग्रेस के साथ हमेशा आती रही कि कभी जो एक पक्ष का जब वो पक्ष रखती थी दूसरे को दिक्कत होने लगती थी। तो जब उद्योगपतियों के नजदीक कांग्रेस जाती थी तो मजदूर उससे छिटकने लगते थे, लेकिन कांग्रेस को दोनों को साथ लेकर चलना था। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो समस्या थी कि जैसे वेतन कम मिलना या जो वर्किंग जो कंडीशन था वो काफी खराब था, तो उसके विरोध में वो आंदोलन में भाग लिया। इसके साथ ही फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। और 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई, जो काम करने वाले जो एक ग्रुप था, तो इन्होंने हड़ताल की इस आंदोलन में एक साथ मिलकर। और 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। बिल्कुल, चूंकि गांधी जी आह्वान करते थे तो इसीलिए गांधी जी के साथ पूरा देश कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता था। तो वो लोग बेसिकली उनके साथ एकरूपता के रूप में गांधी टोपी पहनते थे, जो कि एक तरह से पूरे देश भर में जन आंदोलन को समर्थन था। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचाती रही। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। वही मैंने बताया कि चूंकि कांग्रेस को उद्योगपति और मजदूरों दोनों को साथ लेकर चलना था, लेकिन क्या था कि जो मजदूर थे तो फैक्ट्री में काम करते थे और उनके ऊपर उद्योगपति थे। तो उसकी वजह से क्या था कि अगर मजदूर की मांगों के साथ कांग्रेस जाएगी तो फिर उनको उद्योगपतियों को उनसे नाराज हो जाएंगे, और जब वो टोटली उद्योगपतियों की बातें मांग लेगी तो मजदूरों को दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों को बैलेंस करके कांग्रेस पार्टी को चलना था, लेकिन कई बार कभी कभी इसमें समस्याएं आ जाती थी। पांचवा जो ग्रुप जिस आंदोलन में जो भाग लिया वो था सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर किया, वुमेन्स। महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी इसमें काफी बढ़ चढ़ कर रहा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों ने उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया। इसके अलावा विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। धरना प्रदर्शन में महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान रहा। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। इसका मतलब कि आंदोलन में इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी थी, और इनकी शक्ति को गांधी जी समझते थे। इसीलिए उन्होंने उनकी कोशिश रही कि महिलाओं का योगदान भी इस आंदोलन में रहे। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का यह मतलब नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वहन करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसमें चूंकि एक दिक्कत ये थी कि जो पुराने टाइम से औरतों के प्रति जो समाज का नजरिया रहा कि घर पर रहना, बच्चों की देखभाल करना ही उनका मुख्य पेशा है, तो इसीलिए महिलाओं का जो और ज्यादा सक्रिय योगदान था उसमें ये जो विचार था या सोसाइटी की जो समझ थी ये इसमें आड़े आ रही थी। लेकिन फिर भी महिलाओं ने अपना इसमें काफी ज्यादा रोल अदा किया, और जो उनकी घरेलू दायित्व थे उसका भी निर्वहन वो कर रही थी। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी।
जो मैंने कहा कि एक्चुअली इसका कारण ही ये था कि माना जाता था कि औरतों का मेन काम अभी आंदोलन में भाग लेना नहीं है या घर संभालना है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में जैसा कह रहा है कि शुरुआती टाइम में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं की उसमें भागीदारी नहीं रही और एक तरह से जो कांग्रेस भी कहीं न कहीं उनको जगह देने हिचकिचाती रही, उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में जैसे-जैसे सुधार हुआ, हर जगह उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहा। तो बेसिकली अ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन-कौन से सामाजिक समूहों ने या ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनके क्या उद्देश्य थे, क्या आदर्श थे, इस पर हमने चर्चा की। तो बेसिकली 5 पॉइंट पर हमने डिस्कस किया कि कौन-कौन से समूह ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे पहला पॉइंट था कि गुजरात के पट्टीदार्स और जो उत्तर प्रदेश के जाट इसमें शामिल थे। इसके बाद जो इसमें ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया उसमें श्रमिक वर्ग था। इसके अलावा इसमें जो बिजनेस क्लास था, औद्योगिक समूह था, उनका पार्टिसिपेशन रहा। इसके अलावा इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहा और काफ़ी बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। तो इसमें 5 समूहों ने टोटल हमने देखा कि पार्टिसिपेट किया। तो इसको मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख पाएँगे अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।